हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। आज हम फिर हाजिर हैं फ्रेंड्स आपके समक्ष डेली का डोज 17 मई लेकर, जिसमें टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को समाहित किया गया है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि बैंक, रेलवे, एसएससी, टीईटी, जो भी एग्ज़ाम्स वनडे एग्ज़ाम्स हो या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हो या पीसीएस के एग्ज़ाम्स हो, सारे एग्ज़ाम्स में समान रूप से उपयोगी साबित होगा ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो डेली हम टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेके आते हैं और हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, किस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी? यहाँ फ्रेंड्स, इकोसाइड ये टर्म क्या है, इस टर्म को जानने की ज़रूरत है आपको। इकोसाइड जैसे कि आपने सुना होगा होमिसाइड, ठीक है, जीनोसाइड, ठीक है, तो इन्फेंटिसाइड, इस तरह के जो टर्म होते हैं, ये साइड यहाँ पे CIDE जो होता है वो जैसे कि सुइसाइड टर्म से बना है। सुई SUE मतलब सेल्फ और साइड CIDE मीन्स आत्महत्या, ठीक है। तो सुइसाइड जैसे बना है वैसे यहाँ पे पहला टर्म है वो इको है और दूसरा जो टर्म है वो है साइड। तो इको मीन्स प्रकृति, पर्यावरण, और साइड मीन्स हत्या। अब आप समझ रहे होंगे, इकोसाइड पर्यावरण की हत्या करने वाला या प्रकृति का नाश करने वाला। तो अब आपके लिए क्लियर होगा फ्रेंड्स कि किस देश ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पहला रूस, दूसरा जापान, तीसरा फ्रांस और चौथा नेपाल। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इसका सही आंसर जो है वो है फ्रांस, जिसने इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी है। तो देखिए, फ्रांसीसी नेशनल असेंबली हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी। इसके तहत जो प्रावधान किए गए हैं वो है कि जो इस अपराध में संलिप्त पाए जाएंगे, जो प्रकृति को खतरे में डालते हैं या प्रदूषण संबंधी अधिकार संबंधी अपराध करते हैं, तो उनको इस कानून के तहत 10 साल की जेल की सज़ा हो सकती है और 5 मिलियन यूरो यानी 5.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माने का प्रावधान है। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि वह कौन सा देश है जो इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दिया है। तो आपका जवाब होगा फ्रांस, ठीक है फ्रेंड्स। ये वनडे एग्जाम्स के लिए और पीसीएस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या फिर आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इजेनुइटी ने किस ग्रह पर सफल टेक ऑफ और लैंडिंग की है? देखिए, ये नासा का एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर है और इसका नाम आपको याद रखना है इंजेनुइटी, ठीक है फ्रेंड्स, इंजेनुइटी इसका नाम है। तो ये किस ग्रह पर सफल लैंडिंग और टेक ऑफ किया है? तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला है बुध ग्रह, दूसरा है शुक्र ग्रह, तीसरा है पृथ्वी ग्रह और चौथा है मंगल ग्रह, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है मंगल ग्रह। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर एक स्मॉल रोबोट हेलीकॉप्टर का टेक ऑफ और लैंडिंग किया है, ये आपको याद रखना है। ये जो लघु रोबोट हेलीकॉप्टर है, ये इंजेन्युइटी जिसका नाम है, वो मंगल ग्रह पर सफल टेक ऑफ कर चुका है, सफल लैंडिंग कर चुका है। यह किसी अन्य ग्रह पर पहली संचालित एवं नियंत्रित उड़ान है। अभी जैसे कि आप देखे होंगे कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में जैसे नासा आए दिन अलग अलग तरह की खोज करते रहती है, ठीक है, और अलग अलग अभियान के लिए उनका जो मिशन है वो चलते रहता है। तो ये जो हाल ही में इस तरह का ये पहला ये कारनामा है जो नासा ने कर दिखाया है, जिसमें किसी रोबोटिक हेलीकॉप्टर को पहली बार टेक ऑफ किया जाए और लैंडिंग किया जाए किसी ग्रह पे। तो इस तरह का पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो इस तरह का पृथ्वी पर पहली बार अगर उड़ान संचालित किया गया था तो वो किया था राइट ब्रदर्स ने, जिनका नाम आपको पता होगा, राइट ब्रदर्स, जिन्होंने वायुयान की खोज की, हवाई जहाज़ की खोज की। वो 1903 में इस तरह के कारनामे कर चुके थे। कहाँ पे? तो अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है कि इस तरह का रोबोटिक हेलीकॉप्टर जो पृथ्वी से
इतर अगर किसी ग्रह पे इस तरह का टेक ऑफ और लैंडिंग हुआ है तो वो है कहाँ पे, मंगल ग्रह पे। और किस देश के द्वारा, तो आपको याद रखना है अमेरिका के नासा के द्वारा। और इसका हेलीकॉप्टर का क्या नाम है, इनजेन्युइटी, ये आपको ध्यान रखना है। इसे नासा के परसिवरेंस रोवर द्वारा ले जाया गया था, जिसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको याद रखना है। इस रोबोटिक हेलीकॉप्टर का क्या नाम है, तो इसका नाम है इनजेन्युइटी। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, तीसरा प्रश्न। किस देश के वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल में बैकाल जीवीडी गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर, जीवीडी से यहाँ आशय है, नामक दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप बैकाल झील से सभी अवगत होंगे कि बैकाल झील जो रसिया के साइबेरिया क्षेत्र में है, वहाँ पे ये अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। तो वह कौन सा देश है? तो जैसे कि आप साइबेरिया, आपको हिंट पहले ही मिल चुका है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमारे, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है नेपाल, दूसरा है रूस, तीसरा है जापान और चौथा है चाइना। तो यहाँ पे जैसे ने साइबेरिया का आपने नाम सुना तो उससे क्या प्रतीत होता है कि ये रसिया से रिलेटेड है। तो आपका आंसर होगा रूस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है कि बैकाल जीवीडी नामक अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च करने वाला कौन सा देश है, तो वो है रसिया, जो दुनिया के सबसे गहरे झील में इस तरह का टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। इस टेलीस्कोप का निर्माण मैं आपको बता दूं 2016 में शुरू किया गया था, ताकि न्यूट्रिनो नामक रहस्यमय जो पार्टिकल हैं उसके विस्तार का अध्ययन किया जा सके। ठीक है, उसके गुणों का अध्ययन किया जा सके और उससे क्या क्या संभावित स्रोत हो सकते हैं उसका निर्धारण किया जा सके। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप जो लॉन्च किया गया है रसिया के द्वारा बैकाल झील में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी, ठीक है फ्रेंड्स, सिडबी का नाम सभी ने सुना है, का नया चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक, इसके चेयरमैन और एमडी निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है शिव सुब्रमण्यम रमन, दूसरा है राहुल सचदेवा, तीसरा है अनिल बंसल, चौथा है मोहन कुमार अग्रवाल। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसका सही आंसर है शिव सुब्रमण्यम रमन, जिन्हें सिडबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो सिडबी ने अभी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे आप सिडबी के नाम से जानते हैं, वो 19 अप्रैल 2021 को उन्होंने एक घोषणा जारी की, प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिससे पता चला कि इसके जो एमडी बनाए गए हैं वो हैं शिव सुब्रमण्यम, जिन्होंने अपना पदभार संभाल लिया है। सिडबी के विज्ञप्ति के मुताबिक उन्हें 3 साल के लिए इस पोस्ट पे नियुक्त किया गया है। और सिडबी क्या है? सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमों, एसएमई जिसे आप बोलते हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के वित्त पोषण और उनके बढ़ावा तथा विकास कार्यों से जुड़ा एक प्रमुख संस्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है, ये आपको पूछे जा सकते हैं वनडे एग्जाम्स में और भी अपकमिंग एग्जाम्स में। और यहाँ पे मैं आपको चलते चलते बता दूं कि रमन, जिन्हें एमडी नियुक्त किया गया है, वो भारतीय ऑडिट और लेखा सेवा अधिकारी हैं, जिन्हें ऑल इंडिया सर्विसेज के तहत चुना गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, 5वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम लागू किया है? तो फ्रेंड्स, आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम, इसे आप सभी इससे वाकिफ होंगे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एस्मा बोलते हैं, एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट है ये। तो इसे किस स्टेट ने लागू किया है हाल ही में? तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला पंजाब, दूसरा दिल्ली, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा महाराष्ट्र। तो इस तरह का अधिनियम लागू करने वाला जो स्टेट है वो है छत्तीसगढ़। तो आपको छत्तीसगढ़ याद रखना है फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ सरकार ने 16 अप्रैल 2021 को कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण इस तरह के अधिनियम को, जिसे आप एस्मा के नाम से जानते हैं, लागू कर दिया है। और इस आदेश की ये विशेषता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओं में काम करने से मना नहीं कर सकता है, चाहे वो किसी क्षेत्र से जुड़ा हो। यह एस्मा आदेश सभी किन किन लोगों पे लागू होता है और संस्थानों पे, तो हम यहाँ देखेंगे यह आदेश सभी सरकारी, निजी स्वास्थ्य संस्थानों और स्वच्छता श्रमिकों के साथ साथ राज्य के सभी डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित अन्य सभी स्वास्थ्य पेशेवरों पर लागू होता है।
तो फ्रेंड्स, इस तरह की स्थिति क्यों आई छत्तीसगढ़ सरकार के सामने? क्योंकि आप सब जानते हैं कि पूरा विश्व अभी कोरोना से लड़ रहा है। अभी जो सेकेंड वेव की हम बात करें तो भारत में स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। तो इस तरह के आदेश विपरीत परिस्थितियों में पास किए जाते हैं। तो अभी जो हम महामारी से लड़ रहे हैं, कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, तो इस तरह के आदेश करने के पीछे ही ये तात्पर्य है कि जो भी स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पेशेवर हैं और जो भी कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, वे मना नहीं कर सकते हैं अपनी सेवाएं देने के लिए। इसलिए ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने इसे लागू किया है, एस्मा। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में निम्नलिखित में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 ये है प्रश्न, जिसमें पहला स्थान कौन से देश ने प्राप्त किया है? तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला चीन, दूसरा नेपाल, तीसरा स्वीडन और चौथा भारत। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसमें जो सही उत्तर है वो है स्वीडन। आपको स्वीडन याद रखना है, जिसे इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए, ये जो मुहिम चलाई गई थी, ये इंडेक्स जो जारी किया गया है वो फेसबुक का है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, जिसमें 120 देशों को, विश्व के 120 देशों को शामिल किया गया था। ये देश 96% वैश्विक जनसंख्या की प्रतिनिधित्व करते हैं और 98% वैश्विक जीडीपी उत्पादन में उनका प्रतिनिधित्व है। इसमें भारत का भी स्थान है। तो भारत के साथ साथ थाईलैंड को 49वें स्थान पे इस पे रखा गया है। और इस रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला है? तो आपको याद रखना है, पहला स्थान स्वीडन को मिला है। इसके बाद इसमें अमेरिका और स्पेन का स्थान है दूसरे स्थान पे। यह सेवा कैसे प्रदान की जाती है? यह जो सूचकांक है, ये इसमें जो रैंकिंग दी जाती है वो इंटरनेट की उपलब्धता, सामर्थ्यता, प्रासंगिकता और तत्परता को आधार बनाकर इस तरह का इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो ये किसकी मुहिम थी? ये फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, जो फेसबुक की मुहिम थी, उसके अनुसार जो रैंकिंग जारी की गई उसमें स्वीडन का प्रथम स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे भी आपको पता है कि स्वीडन जो है वो ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में भी हमेशा प्रथम स्थान रखता है। वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो लोगों को सेवाएं दी जाती है, वहाँ का जो सरकारी तंत्र है वो काफ़ी डेवलप है और लोग भी काफ़ी जिम्मेदार हैं। इस वजह से एक देश उभर के सामने आता है और उसका विश्व में एक शीर्ष स्थान मिलता है और वो काबिज होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे 7वां प्रश्न, ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने, पहला है नीरव मोदी, दूसरा है मेहुल चोकसी, तीसरा ऑप्शन देखें तो ललित मोदी, चौथा ऑप्शन है समीर मोदी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर है नीरव मोदी। इनका नाम आप सभी ने सुना होगा। ये एक हीरा के बहुत बड़े कारोबारी थे और इन्हें ये देश छोड़कर भाग चुके थे। देखिए, होता ये है कि इंडिया में ये आज से नहीं, काफ़ी पुरानी परंपरा रही है कि जो भी इस तरह के धोखाधड़ी के मामले में शामिल होते हैं, या वो कोई कारोबारी हो या कोई बहुत बड़े राजनयिक हो, तो वो दूसरे देश में शरण लेने चले जाते हैं, खासकर जैसे ब्रिटेन जैसे देशों में, क्योंकि वहाँ पे प्रत्यर्पण संधि की जो वहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स है, लूप होल जहाँ जो दिखती है, उसका ये फ़ायदा उठाते हैं, ये लूप होल की। इस वजह से ये दूसरे देश में जाके शरण ले लेते हैं। लेकिन अभी ब्रिटेन जो है, ये नीरव मोदी जो भारत से भगोड़ा जिसे घोषित किया गया था, तो ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने इसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नीरव मोदी जो थे वो बैंक घोटाले के मामले में भारत में वांटेड थे, भारत सरकार को इनकी तलाश थी, लेकिन ये लोग प्रत्यर्पण संधि के लूप होल्स का फ़ायदा उठा के दूसरे देश में शरण ले लेते हैं। तो भारत सरकार ने इस पर दबाव बनाया और उसने ब्रिटेन को बताया, उनके गृह मंत्रालय को बताया कि इनके खिलाफ, नीरव मोदी के खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत है और इसका प्रत्यर्पण होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ये वनडे एग्जाम्स में और पीसीएस एग्जाम्स में और अपकमिंग एग्जाम्स में समान रूप से उपयोगी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, ओडिशा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना
बनाई जाएगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि स्टेट का नाम क्या है, तो उड़ीसा, और ये परियोजना का क्या नाम है, तो रोपेक्स जेटी। तो ये आपको ध्यान रखने की चीज़ है, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, योजना परियोजना से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे उड़ीसा में पूछा जा रहा है कि रोपेक्स जेटी परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है, जिसकी लागत कितनी है, 110 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन है आपके सामने फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है भार्गवी नदी, दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मणी नदी, तीसरा ऑप्शन है बुधा बलंगा नदी, चौथा ऑप्शन है घामरा नदी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सही आंसर है, जो रोपेक्स जेटी परियोजना है वह घामरा नदी पर बनाई जा रही है, बनाने की एक परियोजना है। इस पे 110 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजना बनाई जाएगी घामरा नदी पर, ये उड़ीसा में है। इसके बनने से क्या होगा कि ये सड़क मार्ग से जो दूरी तय करने में जिन यात्रियों को अभी 6 घंटे लगते थे, उन्हें जल मार्ग से यह दूरी काफ़ी कम हो जाएगा, बल्कि ये 1/6 घट के ये घंटा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह की परियोजनाएं हमारे देश में चलती हैं, जिससे कि लोगों को लाभान्वित किया जा सके, यात्रियों को लाभ मिले, और देश में जो हम रोडवेज से जो मालवाहक जो गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, जो हमारे अर्थव्यवस्था में जिनका काफ़ी अहम रोल होता है, तो उनके आवाजाही के लिए हम ईंधन की बचत कर सके और समय की बचत कर सके। तो ये जो रोपेक्स जेटी परियोजना है, ये घामरा नदी पर बनाई जा रही है। ये घामरा नदी कहाँ स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। इस परियोजना का नाम रोपेक्स जेटी परियोजना, ये अक्सर वनडे एग्जाम से पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। और ये किस स्टेट में बनाई जा रही है, तो आपको स्टेट का नाम याद रखना है उड़ीसा। और किस नदी पर बनाई जा रही है, तो आपको नदी का नाम रखना है घामरा नदी। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग सब समझते चल रहे हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान में सहयोग के लिए इसरो और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। देखिए फ्रेंड्स, भारत अभी मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो है वो गगनयान, उसे अभी लॉन्च करने की योजना बना रही है, उस पर काम चल रहा है। ये भारत का पहला मानव युक्त मिशन है। तो इसके लिए कौन कौन से दो देश जो हैं वो इसरो को सहयोग प्रदान करेंगे, तो आंसर है आपके सामने, पहला जापान, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल और चौथा फ्रांस। तो इसरो के साथ जो सहयोग के लिए जिसकी भूमिका महत्वपूर्ण है वो देश है फ्रांस, क्योंकि ये भारत का पहला मानव युक्त मिशन है। और इस मिशन को हम अपने देश की 2022 में, जब हम स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ, मतलब प्लेटिनम जुबली जब हम मनाएंगे, 75 साल पूरे होने पे स्वतंत्रता की, उस उपलक्ष्य में भारतीय भूमि से अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की एक योजना है। चूँकि अभी आप देख रहे होंगे कि अभी कोविड महामारी की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से इस परियोजना में थोड़ा विलम्ब हो रहा है, लेकिन ये हमारी योजना 2022 में है कि मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन हम गगनयान के नाम से लॉन्च करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। इस जो पार्टनर कंट्री है इसरो का, इसे आपको ध्यान रखना है, वो है फ्रांस। इसरो फ्रांस के सहयोग से भारत के लिए पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के सफल परीक्षण में भागीदारी करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की 1 मई की समय सीमा को बढ़ाकर 11 सितंबर करने का फैसला किया है। फ्रेंड्स, आपको जैसे पता है कि अभी जो अमेरिका में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं कुछ महीनों पहले, तो वहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में जो पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, तो उनके स्थान पे जो बाइडेन नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो उन्होंने जो अमेरिकी सैनिक को वापस बुलाने की जो बात थी, अमेरिकी सैनिक का, जैसे आप देखोगे कि अमेरिकी सैनिक विश्व के विभिन्न देशों में जहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है, उनकी वहाँ पे सैनिक भेजने की परंपरा रही है। तो अभी ये कौन सा देश है जहाँ पे वो 1 मई का समय सीमा निर्धारित किए थे सैनिकों की वापसी की, उसे बढ़ाकर 11 सितंबर कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा इराक और चौथा ईरान। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आंसर बता दूं, इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान।
आप सभी को पता होगा कि अमेरिका में जब 9/11 की घटना हुई थी, आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें आपने देखा था कि एक बहुत बड़ा आतंकवादी जो ओसामा बिन लादेन नाम से था, तो वो उसे उसने ये उसके द्वारा प्रायोजित 9/11 की घटना थी, जिसमें अमेरिका को काफ़ी नुकसान हुआ था। और फिर तभी से अमेरिकी सैनिकों का अफ़गानिस्तान में एक तरह से इंटरफेयर शुरू हो गया, और उन्होंने अलकायदा जो संगठन था ओसामा बिन लादेन का, तो अलकायदा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए वो सैनिकों की नियुक्ति किया उसने। और उसके बाद से ये जो 20वीं बरसी है, ये 9/11 की जो घटना हुई थी, तो उसके बाद से अभी एक समय सीमा तय की गई थी कि अफ़गानिस्तान में अलकायदा का पूरी तरह से खात्मा हो चुका है और अब जनजीवन सामान्य होने की स्थिति में है। तो वहाँ से सैनिकों की घर वापसी का एक समय तय किया गया 1 मई को, लेकिन किसी कारणवश उसे बढ़ाकर 11 सितंबर करने का फैसला किया गया है। और वहाँ पे अभी अंत में 20 साल बाद वहाँ जारी अमेरिकी युद्ध को समाप्त करने का फैसला किया गया है इसकी, क्योंकि 9/11 की ये 20वीं बरसी है और इस उपलक्ष्य में 11 सितंबर को उनको वापस बुलाने का फैसला किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान में फ़िलहाल 2500 से 3000 तक के अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये डिस्कस किया आज के टॉप 10 क्वेश्चंस, और आशा करता हूँ कि आप सभी इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट हो या स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करना न भूलें। और फिर हम हाजिर होंगे कल टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आएंगे, चाहे वो वनडे एग्जाम्स हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम्स हो, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी जो आप कर रहे हो, उनके लिए भी समान रूप से ये उपयोगी सिद्ध होगा। तो फिर हम कल नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, घर पर ही होंगे। और चलते चलते मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मास्क लगाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।